नमस्कार, मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है लिबरलिज्म यानी उदारवाद। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी तो है ही, एमए फाइनल में भी जो उदारवादी विचारक हैं उनको समझने में सहायक है, और एमए प्रवेश और एमए फाइनल दोनों के स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स पुस्तक के सिलेबस की बात हो, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात हो, या लिबरल जो थिंकर्स हैं उनकी बात हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उदारवाद को लेके क्वेश्चन जो आता है कि उदारवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उदारवाद से क्या आशय है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी प्रमुख विशेषताएं उदारवाद की क्या हैं, उन सब की चर्चा अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। दरअसल उदारवाद जो है ये लिबरलिज्म शब्द से उत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा में लिबरलिस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित, और इसकी विशेषताएं समानुसार बदलती रही हैं। एक बहुत बड़ी विचारधारा है, एक जीवन दर्शन है, और दरअसल प्राचीन समय में ये शासकों की निरंकुशता के विरोध में अस्तित्व में आया था, चाहे वो निरंकुशता किसी एक शासक की थी या किसी एक वर्ग की। और ये मध्य युग की सामंती व्यवस्था का अंत करना चाहता था, और चर्च के जो विशेषाधिकार थे उसका इसने उस समय विरोध किया था। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के दृष्टिकोण की इसने बात की थी, और इसने न केवल व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया था बल्कि लोकतंत्र के आदर्शों को भी इसमें स्थापित करने का पुनः प्रयास किया गया था। सामाजिक हित को सर्वोपरि रखने का प्रयत्न इसमें किया गया था। तो एक निश्चित अर्थ इसके अंदर अपन नहीं दे सकते। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है, राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है, विचार अभिव्यक्ति से संबंधित है, निरंकुश सत्ता का ये विरोधी है, व्यक्तिवाद का ये समर्थन करता है। तो इसकी अनेक व्याख्याएं हैं, कोई एक निश्चित अर्थ नहीं कर दे सकते। हेराल्ड लास्की ने लिखा है कि उदारवाद की व्याख्या करना सबसे कठिन है। तो सबसे पहले अपन को उदारवाद की पृष्ठभूमि समझनी होगी कि उदारवाद का विकास किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पुनर्जागरण की। दरअसल पुनर्जागरण का जो दौर था वो इटली में शुरू हुआ था। इटली के भी फ्लोरेंस में 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ। बाद में ये फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और यूरोप तक फैल गया। इस पुनर्जागरण के युग में जो चर्च की जो सत्ता थी, निरंकुश सत्ता, पोप के जो विशेषाधिकार थे उनको चुनौती दी जाने लगी थी। साहित्य कला के क्षेत्र के अंदर चर्च के एकाधिकार का अंत हो गया था। धार्मिक उपदेशों की बजाय मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी जाने लगी थी। परलोक की बजाय इसी लोक को महत्व दिया जाने लगा था। लोग अब धर्म के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगे थे। उस युग को पुनर्जागरण का युग कहते हैं, और पुनर्जागरण के इस युग ने ही उदारवाद की विचारधारा को बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। इससे राजनीति में मानववाद को बल मिला। दूसरा, धर्म सुधारों की वजह से भी उदारवाद बढ़ा। मध्य युग में जो पोप का धार्मिक क्षेत्र में आधिपत्य था वो समाप्त होने लगा। पोप की धार्मिक निरंकुश सत्ता का विरोध होने लगा। मार्टिन लूथर, काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने इस धार्मिक निरंकुशता का विरोध किया। धार्मिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया जाने लगा। तीसरा, निरंकुश शासकों के विरोध के फलस्वरूप भी उदारवादी विचारधारा अस्तित्व में आई। 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो गए, और वो राजा की उत्पत्ति का आधार दैवीय सिद्धांतों को मानने लगे। उन्होंने कहा राजा असीम शक्तियाँ रखता है, यहाँ तक कि चर्च पर भी शक्तियाँ रखता है। तो राजा की इस निरंकुश सत्ता का भी विरोध होना स्वाभाविक था। जॉन लॉक, J.S. मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, उसने राजा के दैवीय अधिकारों का, दैवीय सिद्धांतों का विरोध किया, राजा की निरंकुश शक्ति पर प्रहार किया और कहा व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए। इससे उदारवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ। औद्योगिक क्रांति जो आई 18वीं शताब्दी में, उसके फलस्वरूप भी उदारवादी विचारधारा अस्तित्व में आई। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नए बाजार, नए शहर, नए कला कौशल और शिक्षा की ज़रूरत पैदा हुई, और नए अवसरों के द्वार जब खुले तो एक नए मध्यम वर्ग का अस्तित्व आया, और वह नया मध्यम वर्ग जो था वो काफ़ी पढ़ा लिखा और शिक्षित था। उसने सामंतों के जो विशेषाधिकार थे उनको चुनौती दी, राजाओं की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात उन्होंने की, मानव मात्र के अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का नारा उन्होंने बुलंद किया। औद्योगिक क्षेत्र में एक ऐसे नए व्यापारी वर्ग का उदय हुआ जो आर्थिक क्षेत्र में राजनीतिक नियंत्रण के विरोधी थे। धनी वर्ग अधिक धनवान बनने लगा, और उन पूंजीपतियों ने उन सारे नियमों और बंधनों का विरोध किया जो अधिकाधिक संपत्ति प्राप्त करने में बाधक थे। धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि धार्मिक जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उदारवाद के मूल सिद्धांतों की बात करें
तो उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला तो है सार्वजनिक कल्याण। इसके अंदर दरअसल ये कहता है कि जन कल्याण का उद्देश्य लेकर चलना चाहिए। औद्योगिक क्रांति से जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं उसमें मानव मात्र जो है उसका हित निहित है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना निहित है। उदारवाद पूंजीवाद का शत्रु नहीं है, बल्कि ये समस्त व्यक्तियों और संपूर्ण समाज का भला चाहने वाली विचारधारा है। दूसरा, उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता पर बल देता है। ये कहता है कानून के द्वारा नागरिकों को निश्चित अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए। ये एक ऐसी निश्चित विधि बनाए रखना चाहता है, एक ऐसा संविधान बनाए रखना चाहता है जो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासकों का अंत कर सके और व्यक्ति के विकास को संभव बनाए। तो दूसरी उदारवाद की विशेषता हो गई नागरिक स्वतंत्रता। तीसरी है मानवीय विवेक में विश्वास करता है। उदारवाद बुद्धि और विवेक का समर्थक है। ये भावना और विश्वास पर विवेक का अधिकार चाहता है। ऐसा लगता है उदारवाद भावना पर विवेक को प्रधानता देके स्वतंत्र चिंतन के महत्व को प्रतिपादित करना चाहता है। चौथा, उदारवाद का मानना है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। उदारवाद व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। ये समाज और राज्य को व्यक्ति की प्रगति का साधन मानता है। इस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और सरकार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मात्र है। तो राज्य यानी राजा प्रधान नहीं है, निरंकुश सत्ता का कोई औचित्य नहीं है। ये राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। ये सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना पर बल देता है। दरअसल इनका मानना है कि राजाओं की निरंकुश सत्ता नहीं होनी चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। और उदारवादी विचारधाराओं ने अनेक क्रांतियों को भी जन्म दिया। इंग्लैंड और फ्रांस में क्रांतियाँ हुई और धीरे धीरे अधिकांश देशों में सीमित और संवैधानिक शासन स्थापित हुए। उदारवादियों का मत है कि शासक की शक्ति सीमित है और व्यक्ति के जीवन में वह एक निश्चित सीमा तक ही हस्तक्षेप कर सकता है। समाज में क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा पर यह बल देता है। आधुनिक युग उदारवाद जो है क्रांतिकारी उपायों के स्थान पर समाज में क्रमिक परिवर्तन की बात करता है कि सामाजिक परिवर्तन लाने धीरे धीरे बदलाव करने चाहिए। संवैधानिक साधनों से ये परिवर्तन करने का इच्छुक है। कॉल पॉपर ने समाज में क्रमिक परिवर्तन की जो अवधारणा थी उसको दार्शनिक आधार प्रदान किया। उसने सोशल इंजीनियरिंग और खंडस निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसकी एक विशेषता यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देता है। ये कहता है कि व्यक्ति की जो संपत्ति है उसने अपनी मेहनत से अर्जित की है, तो राज्य को केवल आवश्यक टैक्स ही लगाने चाहिए। राज्य मनमाने टैक्स व्यक्ति की संपत्ति पर नहीं लगाए। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय करने, संपत्ति अर्जित करने, उसे खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप और नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। उदारवाद रूढ़ियों और परंपराओं का विरोधी है। परंपरा चाहे कितनी अच्छी हो, किंतु अंधभक्ति का उदारवादी विरोध करते हैं। प्रगति और विकास के लिए परंपराओं का विरोध करना पड़े तो करना चाहिए। ये प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करते हैं। उदारवादियों को मानता है कि व्यक्ति को कुछ नैसर्गिक अधिकार मिले हैं जिनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये व्यक्ति को प्रकृति ने दिए हैं। राज्य का काम है इन अधिकारों की रक्षा करे, इनकी व्याख्या करे और इनका उल्लंघन करने वाले को दंडित करे, लेकिन राज्य खुद इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता। ये राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं कि जनता जो है उसे वोट डालने का, चुनाव में भाग लेने का, जनप्रतिनिधि चुने जाने का, नीति निर्माण में जनता की भूमिका होनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। सत्ता जनता में निहित है और जनता को ही अपना शासक चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, निरंकुश तंत्र, साम्यवाद की बजाय लोकतंत्र में शासकों को आसानी से बदला जा सकता है। लोकतंत्र में जनता के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। तो उदारवादी विचारक लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं जो आधुनिक उदारवाद है, प्राचीन उदारवाद तो राज्य आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी था, लेकिन ये महसूस किया गया कि पूंजीपति लोग भी श्रमिकों का शोषण करते हैं, तो इन्होंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य का उचित हस्तक्षेप तो होना चाहिए। लोक कल्याण और सार्वजनिक हित की भावना से राज्य द्वारा पूंजीपतियों एवं शोषणकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और मजदूरों के हित में भी उचित कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। आज का उदारवाद कल्याणकारी राज्य पर बल देता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण जो श्रमिकों के शक्तिशाली वर्ग ने अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार का जो आंदोलन चलाया था, उसका प्रभाव उदारवाद पर अवश्य पड़ा। और दूसरी तरफ मार्क्सवाद जो था वो पूंजीपतियों के विरुद्ध श्रमिकों को लामबंद करके क्रांति की प्रेरणा दे रहा था।
तो इन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए जो 20वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक थे, उन्होंने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया। राज्य की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा ताकि दुर्बल वर्ग के आर्थिक और सामाजिक कल्याण किया जा सके। तो राज्य के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया, राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया। उदारवाद धर्मनिरपेक्षता राज्य का समर्थन करता है कि राजनीति के क्षेत्र में धर्म और नैतिकता का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को फालतू के धार्मिक बंधनों में नहीं जकड़ा जाना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत विषय है, उसे मानना न मानना व्यक्ति की मर्जी है। राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। ये नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं के मिश्रण पर बल देता है। ये नैतिकता पे बल देता है लेकिन भौतिक उपलब्धियों को भी आवश्यक मानता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीयता की भावना है। ये वसुधैव कुटुंबकम पर बल देता है। विश्व के सभी राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग, शांति और व्यवस्था को बढ़ावा देने पर बल देता है। क्वेश्चन जो इसमें एग्जाम से आता है कि उदारवाद का अर्थ क्या है, उसका विकास कैसे हुआ और उसकी प्रमुख सिद्धांत और विशेषताएं क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। कोई दिक्कत आए तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में समस्या लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में समस्या भेज सकते हैं। उसका उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।